हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का श्रेरी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आज होली का दिन है, तो विश यू अ वेरी हैप्पी होली। आप सभी को श्रेरी कोचिंग सेंटर की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम क्लास 12 में बात करेंगे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस की, व्हाट हैपेंस व्हेन। एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस 5 से 10 नंबर के ज़रूर ही आते हैं। अब नेक्स्ट मंथ से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट है 4 मई से। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं उनकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन हमने ली है कि जब ठंडे एवं तनु NaOH Cl2 से क्रिया करता है, यानी जब ठंडा और तनु कास्टिक सोडा जो है वो क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं कास्टिक सोडा के साथ दो तरह की होती हैं, एक तो ठंडे कास्टिक सोडा के साथ और दूसरी गर्म कास्टिक सोडा के साथ। तो जो ठंडा कास्टिक सोडा होता है NaOH, ठंडा कास्टिक सोडा की जब क्लोरीन से क्रिया करवाते हैं तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो बनता है NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये आपको पॉइंट्स बिल्कुल की पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है, सोडियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लोरीन की जब ठंडे तनु कास्टिक सोडा से क्रिया करते हैं तो सोडियम ऑक्सीक्लोराइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और NaCl और H2O तो बनता ही बनता है साथ में सह उत्पाद के रूप में। तो क्लोरीन की ठंडे तनु कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर क्या मिलता है हमको? सोडियम ऑक्सीक्लोराइड और सोडियम क्लोराइड प्लस में जल। तो ये इसमें जो कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा के 2 यूनिट इस्तेमाल हो जाते हैं। देखिए किस तरह से, कास्टिक सोडा 2 यूनिट NaOH। तो इसमें जो पहला कास्टिक सोडा है इसका एक NaO निकल करके इस Cl से क्रिया करता है तो वो बनाता है NaOCl। देन जो इसका H है और इसका OH दूसरे अणु का, वो HOH मिलके बनाते हैं H2O, तो एक H2O बन जाता है। और जो Na बचा है और यहाँ पर एक Cl2 का भी एक यूनिट बचा हुआ है तो वो बना लेते हैं NaCl। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब इसी के साथ में अगर आपसे ये पूछ दे कि क्लोरीन की कास्टिक सोडा गर्म कास्टिक सोडा से क्रिया करवाएं तो क्या बनता है, तो देखिए, तो इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है हमें NaClO3, और NaClO3 जो होता है इसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और साथ में NaCl भी प्राप्त होता है, और H2O तो प्राप्त होगा ही। यानी जो ऊपर वाली रिएक्शंस हैं, ठंडा वाली और जो ये गर्म वाली है, दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठंडा जब होता है तो सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, और जब गर्म होता है तो सोडियम क्लोरेट मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो कास्टिक सोडा की यूनिट है, अणु है, वो 6 अणु इस्तेमाल होता है इसमें। कास्टिक सोडा NaOH 6 यूनिट लिया जाता है। इसी क्रम में दूसरी रिएक्शन हमने ली है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। एसीटोन से हमारा क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त होता है, तो देखिए, क्लोरोफॉर्म जो होता है इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर CHCl3। अब क्लोरोफॉर्म में क्या है कि अगर यहाँ पर Cl है तो उसको कहेंगे हम क्लोरोफॉर्म, और अगर यहाँ पर, अब देखिए, हैलोजन जो होते हैं, हैलोजन क्या होते हैं? ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैलोजन कहलाते हैं, फ्लोरीन को छोड़ करके। तो ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। एस्टेटिन जो होता है हमारा, ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, और जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इसको हम लोग रिएक्शंस में शामिल नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हैलोजन हमारे बचते हैं केवल 3, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर रिएक्शन में एसीटोन से हमें बनाना है क्लोरोफॉर्म तो हम यहाँ पर हैलोजन की जगह लेंगे क्लोरीन, और अगर बनाना होता है एसीटोन से ब्रोमोफॉर्म तो हम यहाँ पर हैलोजन की जगह पर लेते ब्रोमीन, और अगर हमें बनाना होता आयोडोफॉर्म तो हम लेते आयोडीन। तो देखिए इस तरह से एसीटोन क्या है? इसमें कीटोन ग्रुप होता है, CH3COCH3 इसका फॉर्मूला होता है एसीटोन का। ये इसका कॉमन जो फॉर्मूला होता है वो होता है RCOR, वेयर R हैज़ द वैल्यूज CH3 C2H5 एंड डॉट डॉट। एल्किल ग्रुप होता है तो CH3COCH3 ये है एसीटोन। एसीटोन से हमें बनाना है क्लोरोफॉर्म, तो सबसे पहले इसका करते हैं हम हैलोजनीकरण। अब ये अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से भी जानी जाती है। तो इसमें हमने यहाँ पर आयोडीन लिया है तो यहाँ पर लास्ट में क्या बनेगा? आयोडोफॉर्म बनेगा, और अगर हम यहाँ I2 की जगह पर Cl2 लेते तो लास्ट में बनता है यहाँ पर क्लोरोफॉर्म।
और अगर यहाँ पर I2 की जगह पर ब्रोमीन लेते यानी Br2 लेते तो यहाँ पर बनता हमारा ब्रोमोफॉर्म। तो हमने यहाँ पर I2 लिया है, तो अगर आप क्लोरोफॉर्म लिखना चाहते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप I2 की जगह पर Cl2 भी लिख सकते हैं। तो CH3COCH3, अब CH3COCH3 की जब हम I2 से या Cl2 से रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन हैलोजन सभी नेगेटिव आवेशित होते हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्लोरीन क्या करता है, इस ग्रुप से यानी मेथिल ग्रुप से यहाँ पर एक H को निकालता है बारी बारी से। इसमें 3 H है, तो 3 H को निकाल करके ये 3 हाइड्रोजन आयोडाइड 3HI बना लेता है। तो माइनस में 3HI निकल जाता है, और उसके बाद वहीं पर जहाँ से 3 H निकलते हैं वहीं पर 3 हैलोजन अटैच भी होते हैं साथ साथ। तो CI3COCH3 यानी जो हमारा एसीटोन था, एसीटोन में अब H हट करके वहाँ पर 3 आ गए हैं I, तो CI3COCH3। अब इसकी हम कास्टिक सोडा से क्रिया करवाते हैं। तो कास्टिक सोडा से जब क्रिया होती है तो क्या बनता है, देखिए यहाँ पर NaOH है और NaO का यूनिट जो है वो CH3CO में जुड़ जाता है। तो ये पूरा हमारा यूनिट बन जाता है CH3COONA, CH3COONA। और जो I3 है यहाँ पर, अब NaOH का एक H बचा हुआ है, तो यहाँ से C के हटने से कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स आया होगा, और यहाँ पर जो H बचा है वही H इस कार्बन से जुड़ता है। तो हमारा प्राप्त हो जाता है CHI3। CHI3 जो है इसको हम लोग कहेंगे आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। और अगर यहाँ पर आप क्लोरोफॉर्म बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर I2 की जगह पर आप Cl2 भी लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर I आया है वहाँ पर आप Cl लिखेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा आयोडोफॉर्म। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी आज की, क्लोरोबेंजीन से DDT या क्लोरोबेंजीन को DDT में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो देखिए क्लोरोबेंजीन ये हेलो एरिन की रिएक्शन है। हेलो एरिन में हम लोग इसमें क्लोरल से क्रिया करवाते हैं क्लोरोबेंजीन की, तो हमें DDT प्राप्त हो जाता है। तो देखिए ये क्लोरल क्या होता है, CCl3CHO। अब क्लोरल कैसे बनता है, क्लोरल जो होता है बेसिकली CH3CHO, CH3CHO को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टल्डिहाइड। CH3CHO का हैलोजनीकरण करने से प्राप्त होती है। इसकी अगर हम Cl3 से क्रिया करवा दें तो हमें प्राप्त हो जाता है CCl3CHO प्लस 3HCl। हमें इसमें ज़रूरत होती है क्लोरल की, मीन्स CCl3CHO की। वही CCl3CHO हम यहाँ पर इस्तेमाल में लेते हैं, और CCl3CHO की क्रिया करवाते हैं हम क्लोरोबेंजीन से। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग और उसमें Cl। क्लोरोबेंजीन के इस रिएक्शन में 2 यूनिट इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन और 2 यूनिट हो जाएंगे इसके इस्तेमाल। तो ये जो बेंजीन रिंग है इसमें सभी जगह पर हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो क्लोरोबेंजीन में पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन और दूसरे यूनिट से भी एक हाइड्रोजन निकलता है, और जो एल्डिहाइड ग्रुप का O है उससे रिएक्ट करके ये बनाता है एक H2O। तो अगर यहाँ से एक H हटेगा तो इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होगा और इस कार्बन पर भी एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। और जो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप की स्ट्रक्चर देखिए कैसे होती है, इस तरह से होता है। तो यहाँ से जब O जाएगा तो इसमें ये बॉन्ड टूटेगा, तो इस बॉन्ड के टूटने से क्या होगा, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स को जुड़ने के लिए भी कुछ चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस बेंजीन रिंग से और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है। तो इस तरह से हमारा एक CCl3CH और ये पूरा यूनिट प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं DDT। अब देखिए DDT क्या होता है। DDT जानने के लिए आपको इसका पूरा नाम भी जानना पड़ेगा। देखिए DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो। देखिए यहाँ पर नामकरण इसी स्ट्रक्चर से समझते हैं। इसमें बेंजीन रिंग कितनी है, 2, और क्लोरीन कितने हैं, 2। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्लोरीन से। तो डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन तो डाइक्लोरो, 2 बेंजीन तो डाइफेनिल। अब बेंजीन को बेंजिल भी कहा जाता है, फेनिल भी कहा जाता है। तो डाइक्लोरो, डाइफेनिल, और इसके बाद यहाँ पर आते हैं ट्राइक्लोरो। अब ये 3 क्लोरीन है तो इसको कहेंगे हम लोग ट्राइक्लोरो। तो क्या हुआ नाम, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो और एथेन। एथेन मीन्स इसमें कितने कार्बन के यूनिट हैं, 1 और 2। जब 2 कार्बन के यूनिट होते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, एथेन। तो इस तरह से DDT का पूरा नाम क्या हुआ, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, डाइक्लोरो, डाइफेनिल और ट्राइक्लोरो एथेन।
इस तरह से ये DDT का पूरा नाम होता है डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। अब देखिए DDT का उपयोग कहाँ किया जाता है। DDT एक कीटनाशक होता है। DDT कीटनाशक होता है और ये कीटनाशक की वजह से मक्खियों को या जो खेतों में कीड़े होते हैं उसके मारने के काम आता है। और इसका प्रयोग ज़्यादा तब किया जाता है जब मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा होता है, मलेरिया वगैरह, जब टाइफाइड, डेंगू, ये सब बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं तो मच्छरों को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल इसका प्रयोग जनरली अब आज के टाइम पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि ये नुकसान भी करता है ज़मीन को। ये फर्टिलिटी जो है ना ज़मीन की, लैंड की, उसको कम कर देता है। तो ये था हमारा क्लोरोबेंजीन से DDT। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। अगली रिएक्शन है हमारी कुछ इस तरह से दिया हुआ है, उसमें हमें बताना है कि A और B कंपाउंड्स क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा है हमारा एसिटिलीन। एसिटिलीन मीन्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन ग्रुप होता है और एल्काइन ग्रुप में इसकी जो H2SO4 है इसकी प्रेजेंस है और Hg+2 मरकरीकृत है ये पूरा। और इसमें बताना है हमें A और B कंपाउंड क्या होंगे। तो देखिए A कंपाउंड जो होता है वो होता है CH3CHO मीन्स एसिटल्डिहाइड, और जो दूसरा बनता है वो हमारा बनता है एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो एसिटल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल, ये हमारे दो कंपाउंड प्राप्त होते हैं खूबसूरत से। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कैसे बनता है, ये मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। तो एसिटिलीन है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम करवाते हैं किससे, H2SO4 से। H2SO4 से करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन में याद रखिएगा आप कि इसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो जो ये बॉन्ड है इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हम, तो इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएगा। HSO4 से रिएक्ट करवा रहे हैं तो जो H है वो इस कार्बन से अटैच हो जाएगा तो ये CH2 बन जाएगा, और यहाँ पर जो दूसरा यूनिट हमारा बचा है HSO4 का, ये इस कार्बन से अटैच होगा तो ये CHHSO4 हो जाएगा। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH और HSO4। अब इसकी रिएक्शन फिर से हम करवाते हैं H2SO4 से। तो H2SO4 में इस बार हम लेंगे क्या, OH और HSO3। तो OH-SO3 से जब इसकी रिएक्ट करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3CHO। देखिए यहाँ पर जो ये बॉन्ड है अब की बार ये ब्रेक होगा, यहाँ पर आएगा H इस जगह पर इस कार्बन पर, तो ये हो जाएगा CH3, और जो हमारा O का यूनिट है वो यहाँ पर आ जाएगा अटैच होके, और HSO4 यहाँ से निकल जाएगा। तो जो यहाँ पर बचा था वो बचा था HSO3, जो यहाँ से आया वो आया HSO4। तो ये पूरा यूनिट हमारा बनता है H2S2O7, और फिर इसकी जल्द से जब क्रिया हो जाती है तो ये वापस से दो यूनिट हमें H2SO4 मिल जाता है। तो ये निकल जाता है क्योंकि ये उत्प्रेरक के रूप में होता है, तो ये यहाँ से बाहर हो जाता है। अब हम लोग लेते हैं नवजात ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर सेकंड स्टेप में कहा गया था ये हमारा A कंपाउंड बन गया है, ये A है, A को क्या कहेंगे, एसिटल्डिहाइड। और इसका अब हम लोग नवजात ऑक्सीजन से करवाते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से क्या होता है कि याद रखिएगा, एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का जब भी हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है, यानी एल्डिहाइड CHO इज कन्वर्टेड इनटू COOH व्हाइल वी ऑक्सीडाइजिंग इट बाय द हेल्प ऑफ O। यहाँ पर CHO O की सहायता से COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो B कंपाउंड होता है वो बन जाता है हमारा एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी CH3CHO, और एरो के ऊपर लिखा हुआ है CH3COO का उल्टा Mn A और C2H5OH H2SO4। बताना है इसमें A B क्या होंगे। तो देखिए जो A होता है वो हमारा होता है सिरका, एसिटिक अम्ल, और जो B कंपाउंड होता है वो होता है हमारा एथिल एसीटेट। तो इस तरह से ये दो कंपाउंड होते हैं। तो चलिए देखते हैं CH3CHO सबसे फर्स्ट कंपाउंड CH3CHO। इसमें देखिए यहाँ पर तुरंत से ही पहले स्टेप में ये जो मैग्नीज एसीटेट है CH3COO का उल्टा Mn, ये हमारा बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये नवजात ऑक्सीजन एक देता है, और इसका हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन की सहायता से COOH कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया यहाँ पर CHO जो है वो COOH में O की सहायता से कन्वर्ट होता है। ये CHO है ना, इसकी संरचना देखते हैं, देखो कैसा होता है, CH डबल बॉन्ड O। अब ये जो O है हमारा, ये O जुड़ता है इस कार्बन से, इस हाइड्रोजन से जा कर के, तो ये हमारा जो ये एक बॉन्ड टूटेगा तो ये हो जाएगा OH, और ये वापस से हाइड्रोजन इसी में कनेक्ट होगा तो ये OH पूरा हो जाएगा हमारा COOH, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें डबल बॉन्ड से O रहता है और सिंगल बॉन्ड से OH रहता है। तो इस तरह से कुछ ये हमारी रिएक्शन होती है। तो ये हमारा जो कंपाउंड है वो A है, A मीन्स CH3COOH एसिटिक एसिड। अब सेकंड देखते हैं आगे, इसमें एथिल एल्कोहल से रिएक्ट करवाना था।
एथिल अल्कोहल से जब रिएक्ट करवाते हैं तो एथिल अल्कोहल का OH, ये स्टीरीकरण की रिएक्शन होती है जब भी हम लोग अल्कोहल और जो एसिटिक अम्ल है इसकी आपस में रिएक्शन करवाते हैं, तो इस रिएक्शन को हम लोग स्टीरिफिकेशन भी कहते हैं, स्टीरीकरण अभिक्रिया। तो इसकी इससे जब क्रिया होती है तो हमारा बनता है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट मीन्स CH3COOC2H5। तो ये हमारा जो कंपाउंड है ये होता है हमारा बी कंपाउंड। तो इस रिएक्शन में जो ए कंपाउंड था हमारा वो क्या था, एसिटिक एसिड, और जो बी कंपाउंड था वो था हमारा एथिल एसीटेट। चलिए आगे चलते हैं। इसी क्रम में हमने आगे अगली रिएक्शन ली है CH3CONH2 मीन्स एसिटामाइड, और P2O5 को गर्म करते हैं P2O5 की उपस्थिति में। तो ये हमें बताना है कंपाउंड ए क्या होगा। तो देखिए P2O5 हमारा होता है, P2O5 जनरली इसको हम लोग P4O10 लिखते हैं। P4O10 मीन्स फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, क्योंकि फास्फोरस जो है वो 4 वैलेंसी के साथ में होता है यहाँ पर, तो और जो इसकी संरचना होती है वो P4 के रूप में ही होती है, इसलिए इसको P4 ही लिखना ज़्यादा उचित होता है। तो CH3CONH2 जो P2O5 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो P2O5 जो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है ये जनरली वर्क करता है, जो जल है जल को निकालने का काम करता है, जैसे कि H2SO4 हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी किसी भी रिएक्शन से जल को निकालने का काम करता है। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा एसिटामाइड है इसमें जल एक बाहर हो रहा है, और ये किसकी हेल्प से, P4O10 की हेल्प से बाहर होता है। तो देखिए यहाँ पर बताना है मैं ये कंपाउंड क्या होगा, ईजी है ये। देखो एक H2 और एक O यहाँ से निकालो, बचेगा क्या, N बचेगा, वही कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो कंपाउंड ए होगा वो क्या होगा, CH3CN। CH3CN मीन्स इसको हम लोग कहते हैं मेथिल साइनाइड। क्या कहते हैं, मेथिल साइनाइड। और अगर इसकी IUPAC की बात करेंगे तो इसका नाम होगा एथेन नाइट्राइल, क्योंकि साइनो ग्रुप है, साइनो ग्रुप के लिए जो IUPAC में पीछे जो लगाते हैं प्रेफिक्स उसको कहते हैं हम लोग नाइट्राइल। तो ये हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। अब देखिए यहाँ पर अगर इसकी संरचना को एक बार देख लेते हैं, C2 है और इसमें एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को कार्बन से हम लोग ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ते हैं, तो CH3, इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन कुछ इस तरह से जुड़े होंगे, और इस कार्बन से जो नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ होगा। तो जो हमारा एक कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, CH3CN। अब चलते हैं सेकंड रिएक्शन पर। अगली रिएक्शन है हमारी, इसमें कहता है कि AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप को जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता में मिलाते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए जब भी सिल्वर क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NH4OH की अधिकता में जब मिलाया जाता है तो हमारे एक संकर लवण का फॉर्मेशन होता है। संकर लवण साथ में जल निकल जाता है एक। तो AgCl की जब रिएक्शन H4OH से करवाई जाती है तो हमारा जो Ag और NH3 का होल ट्वाइस और Cl, ये संकर लवण प्राप्त होता है डाई एमीन सिल्वर 1 क्लोराइड, ये हमारा प्राप्त होता है। क्या कहते हैं, इसका नाम होता है डाई एमीन सिल्वर 1 क्लोराइड, ये इसका नेम होता है, डाईएमीन सिल्वर 1 क्लोराइड इसको कहते हैं। चलिए अगली रिएक्शन पर चलते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी, अम्लीय KMnO4 में H2S गैस प्रोवाइड करते हैं। अम्लीय KMnO4 को कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। H2S गैस प्रोवाइड करते हैं, H2S को हम लोग थायोजल भी बोलते हैं। तो KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट H2S के साथ रिएक्ट करता है, और जो इसमें लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल भी लिया जाता है। तो इसकी रिएक्शन जब इससे करवाई जाती है, देखिए ये सल्फ़र बनाने की विधि है, सल्फ़र प्राप्त होता है इसमें, और साथ ही साथ जो KMnO4 है ये हमारा सल्फेट आयन से क्रिया करता है, क्योंकि सल्फेट आयन जो होता है वो मोस्टली निगेटिव होता है। तो जो मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल्स से रिएक्ट जरूर करते हैं। तो K जो है वो SO4 से रिएक्ट करके बनाता है K2SO4, और Mn भी एक मेटल है तो ये भी SO4 से रिएक्ट करके MnSO4 बनाता है, और सल्फर निकल जाता है, साथ ही साथ इसमें जल भी प्राप्त होता है। तो ये इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। अगली रिएक्शन है हमारी, अम्लीय कॉपर सल्फेट में फॉस्फीन गैस प्रोवाइड करते हैं। कॉपर सल्फेट में जब फॉस्फीन गैस का जलीय विलयन प्रोवाइड किया जाता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस PH3 और प्लस 3H2O, तो 3H2O, और इसमें कॉपर प्लस H3PO3 यानी फास्फोरस अम्ल भी प्राप्त होता है, और प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल का एक यूनिट भी प्राप्त होता है। तो देखो इसमें भी क्या होता है कि ये PH3 जो है इसमें P और H के रूप में आयंस प्राप्त होते हैं, और जो जल है ये OH देता है, तो H3PO3 हमारा यानी POH का होल थ्राइस ये बन जाता है। और इसको लिखने का तरीका ये होता है, H3 है और O भी कितने हैं 3, तो इसको लिखते हैं हम लोग H3PO3। इसमें सेंटर में फास्फोरस एटम होता है, और जो कॉपर है, कॉपर धातु अलग हो जाती है, और जो
प्लस में H2SO4 है, क्योंकि यहाँ से H मिलता है और ये जो SO4 है ये H2SO4 के रूप में बदल जाता है। तो इस तरह से हमें इसमें कॉपर सल्फेट की जब फॉस्फीन के जलीय विलयन से क्रिया गैस प्रोवाइड करते हैं तो हमें कॉपर प्राप्त होता है और फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है, साथ ही साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का भी एक यूनिट प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो है वो पूछा गया है कि डाई एजोटीकरण क्या है। डाई एजोटीकरण, देखिए जहाँ पर भी एजो शब्द का यूज हो, एजो वर्ड, एजो को हम लोग वर्ड से समझते हैं नाइट्रोजन, और ये डाई लिखा है तो इसलिए यहाँ पर N2 लिखा जाएगा, 2 नाइट्रोजन। और जहाँ भी थायो शब्द का यूज हो, अभी हमने कहीं थायो जल बताया था, देखिए थायो जल क्या होता है H2O H2S, और जो जल होता है प्रॉपर उसको हम लोग कहते हैं H2O, तो ये H2S को कहेंगे थायो जल, क्योंकि थायो मीन्स क्या होता है सल्फर, ऐसे ही एजो मीन्स क्या होता है नाइट्रोजन। तो एनिलीन, ठीक है। डाई एजोटीकरण जो है वो बेसिकली हेलो बेंजीन जो बनाते हैं हम लोग, हेलो बेंजीन या क्लोरोबेंजीन, तो इसमें ये जब प्रिपरेशन का मेथड में इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले एनिलीन की नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ठंडा करने पर तनु NO2 और HCl की प्रेजेंस में ऐसा होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक इसको ठंडा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड मीन्स C6H5N2Cl प्राप्त हो जाता है, और साथ ही साथ जल भी प्राप्त होता है। तो एनिलीन की रिएक्शन HNO2 प्लस HCl के साथ जब करते हैं तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड और प्लस में जल प्राप्त होता है। देखिए किस तरह से रिएक्शन होती है, ध्यान दीजिएगा। C6H5NH2 लिखा है तो इसमें H को हटाइए, N है तो दूसरा N यहाँ से नाइट्रस अम्ल देता है तो C6H5N2, और ये जो Cl है हमारा वो HCl देता है तो C6H5N2Cl प्राप्त हो जाता है, और प्लस में 2H2O निकल जाता है। अब 2H2O कहाँ से आता है, देखो 2 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, तो H2 मीन्स 4 और 2 O हैं तो H2O बाहर हो जाता है यहाँ से। तो इस तरह से हमें जब हम डाई एजोटीकरण करते हैं तो डाई एजोटीकरण करने पर हमें एनिलीन की नाइट्रस अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। जो हमें C6H5N2Cl प्राप्त हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अगली रिएक्शन है हमारी प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण। अब देखो इसमें प्रोपेन है तो प्रोपेन मीन्स कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 कार्बन होंगे, और ऑल मीन्स OH ग्रुप होगा। तो प्रोपेन 1 ऑल की KMnO4 जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा प्राप्त होता है, देखो यहाँ पर क्या है, ये एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलता है एल्डिहाइड ग्रुप, और जब भी एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है COOH। ये अभी भी बिल्कुल हमने सीखा है। जो एल्कोहल है याद रखिएगा क्या हुआ, एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो ये एल्डिहाइड बन जाता है, और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये COOH बन जाता है। मीन्स एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल। बिल्कुल याद रखिएगा ये बात, ये हर जगह अप्लाई होती है। तो प्रोपेन 1 ऑल का जब ऑक्सीडेशन KMnO4 की उपस्थिति में किया जाता है तो यहाँ से एक जल का यूनिट बाहर हो जाता है तो CHO इसमें जुड़ जाता है तो CHO बन जाता है। और जब ये जो बना है हमारा जो एथेनल प्रोपेनल बना है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है हमारा। अब इसका जब ऑक्सीकरण करेंगे तो ये CHO इज कन्वर्टेड इनटू COOH, मींस ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनोइक अम्ल CH3CH2COOH। तो इस तरह से जब हम प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4 से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारा प्रोपेनोइक एसिड प्राप्त हो जाता है। अब अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी ब्रोमीन की कार्बन डाइसल्फाइड में फिनॉल के साथ अभिक्रिया। देखिए फिनॉल की रिएक्शंस जो हैं ये पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ही पूछी जाती हैं फिनॉल की रिएक्शंस। तो फिनॉल की रिएक्शंस आप ध्यान से देख लीजिएगा सारी, अभी हम सारी करवा देंगे, कुछ इसके बाद पार्ट 2 में भी करवाएंगे। तो ब्रोमीन की CS2 में जब फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ब्रोमीन यानी फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग और उसमें OH प्लस ब्रोमीन मीन्स Br2। अब इसकी जब हम कार्बन डाइसल्फाइड CS2 की प्रेजेंस रहती है तो यहाँ पर जो बनता है प्रोडक्ट वो बनता है ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और दूसरा बनता है पैराब्रोमोफिनॉल। देखिए जो बेंजीन रिंग है इसमें इस कार्बन जो है ग्रुप के सामने जो पहला कार्बन होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। ये
और ये प्लेस ब्रोमीन वाला दोनों ही ऑर्थो हैं। और इसके बाद ये प्लेस और ये सेकंड नंबर के ये भी हैं, ये हैं, इसको कहते हैं मेटा, और जो तीसरा प्लेस बचा है उसको कहते हैं पैरा। तो इस तरह से एक बेंजीन रिंग में 2 ऑर्थो, 2 मेटा और 2 पैरा इस तरह से होते हैं। तो फिनॉल की जब ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए यहाँ पर जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग जो है जो एसिडिक नेचर में होती है। अब इसमें सभी जगह पर हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, एक यूनिट हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और एक यूनिट हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, मींस एक ऑर्थो से और एक पैरा से। तो ऑर्थो से जब H निकलता है तो वो H+ की फॉर्म में निकलता है, और ब्रोमीन जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो H+ Br- जो है ये रिएक्ट करके बनाते हैं HBr, तब हमारा बनता है ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा है तो ये ऑर्थो की प्लेस पर है, तो इसको कहेंगे हम लोग ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। और जो पैरा ब्रोमो फिनॉल है, इसी तरह से यहाँ पैरा की प्लेस से एक हाइड्रोजन निकलता है, तो ये भी ब्रोमीन से क्रिया करके बना लेता है हमारा पैरा ब्रोमो फिनॉल। अब ब्रोमीन के देखो 2 यूनिट इस्तेमाल हो गए, 2 तो HBr बना लेते हैं, तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो ब्रोमीन लेने पड़ेंगे वो 4 ब्रोमीन लेने पड़ेंगे, तो 4 Br लेने पड़ेंगे। तो 2 ब्रोमीन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर HBr बना रहे होंगे, और जो हमारा दूसरा ब्रोमीन का यूनिट बचा हुआ है वो एक ऑर्थो में बन जाएगा, ऑर्थो प्रोडक्ट के रूप में, और जो दूसरा बन जाएगा वो पैरा में बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो कम मात्रा में बनता है, और जो मुख्य उत्पाद होता है ज़्यादा मात्रा में बनता है वो हमारा होता है पैरा वाला, पैरा ब्रोमो फिनॉल। तो इस तरह से ब्रोमीन की जब कार्बन डाइसल्फाइड में फिनॉल से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, और जो दूसरा उत्पाद है वो प्राप्त होता है पैरा ब्रोमो फिनॉल। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगली रिएक्शन हमने ली है फिनॉल की तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया। तनु HNO3 मतलब तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ जब भी फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पर फिनॉल और डाइल्यूट HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड। तो इसमें जब भी हम फिनॉल की नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट बनता है पैरा नाइट्रोफिनॉल, और जो कम प्राप्त होता है, कम मात्रा में प्राप्त होता है, वो होता है हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो मीन्स देखिए यहाँ पर जैसे अभी हमने ब्रोमीन की CH2 के साथ रिएक्ट करवाया था, वैसे ही यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होती है। अब जो ब्रोमीन है हमारी, ब्रोमीन इसमें ब्रोमीन नहीं है, क्या है, जो फिनॉल है, और फिनॉल की सब नाइट्रिक एसिड से क्रिया करवाते हैं। देखो नाइट्रिक एसिड कैसे लिखते हैं, HONO2। इसमें जो नाइट्रिक एसिड होता है ये भी इसमें एक OH निगेटिव रखता है चार्ज, तो ये OH निगेटिव और ये हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से ऑर्थो प्लेस से एक H+ के फॉर्म में निकलता है, तो ये H+ रिएक्ट करता है हमारा OH से, तो ये बनाता है H2O। तो इस तरह से जो बचा हुआ हिस्सा है क्या, NO2 रिएक्ट करता है इस फिनॉल के कार्बन से ऑर्थो के प्लेस पर, तो ये बन जाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और जो दूसरा उत्पाद है हमारा वो बनता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। जिस तरह से इसमें यहाँ ऑर्थो के प्लेस से एक हाइड्रोजन निकलता है, सेम एज सिमिलरली जो पैरा वाली प्लेस है उसमें भी एक H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन निकलता है, वो OH से क्रिया करके H2O बनाता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ वाटर हैं वो हमारे 2 यूनिट बन जाते हैं, तो 2H2O निकल जाते हैं यहाँ से, तो 2H2O निकल जाता है, और जो प्रोडक्ट है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन है वो हमारी है फिनॉल की थैलिक एनहाइड्राइड से H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया। देखिए फिनॉल जो होता है वो हमारा बेंजीन रिंग और उसमें OH, और थैलिक एनहाइड्राइड जो होता है वो इस तरह से होता है, बेंजीन रिंग और उसमें ऑर्थो और मेटा से 2 कार्बन जोड़ करके उससे 3 ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है थैलिक एनहाइड्राइड। अब देखिए जो एनहाइड्राइड ग्रुप होता है, बेसिकली एनहाइड्राइड ग्रुप को हम लोग कहते हैं RCO का होल ट्वाइस और O, RCO का होल ट्वाइस O। किस तरह से ये कनेक्ट होता है देखना, संरचना इसकी ध्यान से, RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R। अब इसमें जो ये R दोनों आपको दिख रहे हैं, ये R हमारे हैं, इस प्लेस में एक बेंजीन रिंग जोड़ी गई है।
ये, और कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है और इसमें इस तरह से ये जुड़ा हुआ है। अब एक R है तो यहाँ पर जो R है वो यानी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन 2 हटा देंगे तो उसमें जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड की जब हम फिनॉल से रिएक्शन करवाते हैं, फिनॉल के इसमें 2 यूनिट जो है इस्तेमाल होते हैं इस रिएक्शन में, तो फिनॉल की जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा फिनॉफ्थलीन प्राप्त होता है। अब ये रिएक्शन ऐसे भी पूछी जा सकती है कि फिनॉल से फिनॉफ्थलीन कैसे प्राप्त करते हैं, तो इस तरह से फिनॉल 2 यूनिट होता है, तो फिनॉल में जब पैरा की प्लेस से दोनों हाइड्रोजन निकलते हैं और जो एनहाइड्राइड का एक ऑक्सीजन है वो यहाँ से टूटता है तो ये रिएक्ट करता है इससे, तो यहाँ से एक H2O निकल जाता है। अब ये रिएक्शन जो है हमारी वो सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में होती है, H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं, तो यहाँ से जो H2O निकल जाता है और जो बेंजीन रिंग है दोनों फिनॉल की, ये इस कार्बन से ऐसे ही कनेक्ट हो जाती हैं। तो हमें इस कार्बन से ऐसे जोड़ देना है, तो ये 2 फिनॉल जुड़ गए और ऊपर की जो संरचना रही वो वैसी ही रही, बिल्कुल सेम एज बनाना है आपको, जैसे ये लिखा है वैसे ही यहाँ पर बनाना है। और जो फिनॉल है वो फिनॉल ऐसे ही रहेगा, और क्योंकि वहाँ से एक हाइड्रोजन हटा था और एक यहाँ से हटा था, तो दोनों हाइड्रोजन हट करके इस ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बना लिए हैं। तो हमारा जो ये प्रोडक्ट बनता है इसको कहते हैं फिनॉफ्थलीन। तो ये हमारा फिनॉल से फिनॉफ्थलीन भी प्राप्त करने का एक प्रोसेस होता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगली रिएक्शन है हमारी क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, देखिए बेंजीन रिंग और उसमें क्लोरीन प्लस कास्टिक सोडा मींस NaOH, इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए इसमें जो Na और O है, ये हाइड्रोजन जो है ये क्लोरोबेंजीन से क्रिया करके, क्लोरीन से क्रिया करके HCl बनाता है और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड हमें प्राप्त होता है सोडियम फिनॉक्साइड, O नेगेटिव और Na+, और फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमें प्राप्त हो जाता है फिनॉल, और जो Na2SO4 है ये निकल जाता है। ये फिनॉल बनाने की एक विधि भी है, इससे फिनॉल बनाया जाता है क्लोरोबेंजीन से। अब यहाँ पर एक HCl निकल जाता है, HCl निकलने के बाद जो ONA है वो वहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, और ONA की फिर जब हम H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो जो हमारा SO4 है सल्फेट आयन, ये -2 चार्ज रखता है, ये Na से रिएक्ट करके बनाता है Na2SO4 मीन्स सोडियम सल्फेट, और जो OH O निगेटिव बचा था और यहाँ से H पॉजिटिव था वो जाके जुड़ जाते हैं तो OH हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है फिनॉल से बेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फिनॉल से बेंजीन। देखिए फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग OH, और फिनॉल से जब बेंजीन प्राप्त करते हैं तो जिंक की प्रेजेंस में ऐसा होता है। जिंक क्या करता है, जिंक यहाँ से ऑक्सीजन को निकालता है, फिनॉल से जो ऑक्सीजन है उसको निकालता है जिंक ऑक्साइड के साथ में, और जो H है वो यहीं पर जुड़ जाता है जहाँ से ऑक्सीजन हटा है। तो इस तरह से ही हमारी बेंजीन प्राप्त हो जाती है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो इस तरह से ये हमारी फिनॉल से बेंजीन प्राप्त करने का फॉर्मूला होता है। तो देखिए इस तरह से आज हमने कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस डिस्कस करी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस थी और ये एग्ज़ाम में आई हुई हैं, प्रीवियस पेपर्स में पूछी गई हैं। तो देखिए ये सब आप अपनी नोटबुक में जो बनाई है उसमें नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और ये एग्ज़ाम के टाइम पर आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगा। या आप वीडियो जो है वो 1 या 2 की स्पीड से देख सकते हैं, पूरा सुन सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी में ये सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। श्री हरि कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सबको होली के त्यौहार पर बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।